हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। आई एम योर एजुकेटर सुनीता। तो आपका फिर से स्वागत है हिस्ट्री की मेडिवल सीरीज़ में। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अलाउद्दीन खिलजी का सेकंड पार्ट लेके आ रही हूँ, तो आज मैं लेकर आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी का सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड फैक्ट्स एंड पॉइंट्स का फर्स्ट पार्ट डाल चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, इस वाले लेक्चर में हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के से रिलेटेड खिलजी के टाइम के कुछ सुधार, जिसमें उसने प्रशासनिक कदम में कुछ सुधार किए थे, भूमि सुधार किए थे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी थी बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और तो चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। तो प्रशासनिक कदम में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कदम उठाए थे, या मान लीजिए सुधार किए थे। तो वो थे जैसे कि स्थायी सेना का रखरखाव, नगद वेतन, हुलिया तथा दाग प्रथा, और उसके बाद उसने जैसे भूमि के लिए कुछ सुधार करवाए थे। तो कुल मिलाकर उसके काल के ये अच्छे अच्छे सुधार थे, जिनके बारे में अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। और आज हम इन्हीं के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला मैं स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक कदम में कि उसने कौन कौन से सुधार किए। तो चलिए, पहला उसका जो सुधार था वह था स्थायी सेना का रखरखाव। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य को या अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्थायी सेना गठित की थी। उसकी स्थायी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। इसके अतिरिक्त उसकी सेना में हाथी तथा पैदल सैनिकों की भी काफ़ी संख्या थी। और उस काल में सक्सेस होने के पीछे उसकी इस सेना का भी बहुत बड़ा हाथ था। सेकंड, जैसा कि मैंने बताया, वेतन, नगद वेतन। अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया करता था, और वेतन उपलब्ध ना होने की स्थिति में वह जागीर भी प्रदान करता था। अलाउद्दीन के समय घुड़सवारों में मुर्तब को 234 टके, सवार को 136 टके, और ये टका है जो उस टाइम की राशि थी। मतलब जैसे हमारा भी रुपया बोलते हैं, तो उस टाइम टका चलता था। तो इस प्रकार से वह ये टके वार्षिक रूप से प्रदान किया करता था अपने घुड़सवारों को और मुर्तबों को। उसके समय में वेतन इतने दिए जाते थे कि उसके जो एक सैनिक है उसकी सेना का, वो अपना और अपने परिवार का खर्च आसानी से चला सके। नेक्स्ट है प्रशासनिक कदम में उसका हुलिया तथा दाग प्रथा। हुलिया जो है ये सेना के रखरखाव के लिए, एक तरीके से सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए उसके जो सैनिक होते हैं उनका हुलिया लिखा जाता था। और इससे क्या होता था, इससे युद्ध के समय में सैनिक को किसी प्रकार की धोखाधड़ी और उनसे मतलब कठिनाइयों से बचता था, और उनकी पहचान भी बनी रहती थी। तो इस प्रकार सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए घोड़ों को दागा जाता था, मतलब घोड़ों पर निशान दिया जाता था, उसी को हम दागना कहते हैं। और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था। और इस सब के लिए आरिज़ मुमालिक एक अध्यक्ष होता था, उसकी नियुक्ति की जाती, और वह इस प्रकार से सभी सैनिकों का रिकॉर्ड अपने पास रखता था। नेक्स्ट सुधार पढ़ते हैं उसका भूमि सुधार। तो भूमि सुधार में उसने अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किए थे, चलिए इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अलाउद्दीन ने बड़े पैमाने पर विभिन्न पदों पर मुहस्सिल, आमिल क्या था, वो राजस्व का संग्रह देखभाल करने वाला एक अधिकारी होता था। गुमाश्त, मुस्तशरीफ, और मुस्तशरीफ लेखाकार को बोला जाता था उनके टाइम में, और नवीसदास यानी लिपिक, इन सब को रखा था, और इन पदों पर इन सब की नियुक्तियां की थी। इस्लामी भूकर को खराज कहा जाता था, जो उत्पाद का 50% था, और जिसे वह उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर लगाता था। और बरनी का इतिहास अलाउद्दीन के भूमि सुधार का मुख्य स्रोत है। अलाउद्दीन ने कृषि योग्य भूमि को बिस्वा यानी बीघा का 20वां भाग में मापने और इसी के अनुसार उपज का अनुमान लगाने का आदेश दिया था। 2 आव क्षेत्र में खराज अनाज के रूप में लिया जाता था, और राज्य के अनाजगारों में इकट्ठा किया जाता था। अनाजगारों मतलब अनाज के भंडार गृहों में इकट्ठा किया जाता था। इससे अनाज की कमी के समय जारी किया जाता था। और
उससे किसानों पर चराई और गृह कर भी लगाया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना पढ़ते हैं बाजार नियंत्रण व्यवस्था यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो इसको डिटेल में करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अलाउद्दीन को इस व्यवस्था की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठता है तो उसकी इच्छा क्या होती है, भारत को जीतने की होती है, पूरे भारत को जीतने की उसकी इच्छा होती है। उसके लिए उसे क्या थी, एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। लेकिन फिर उसने सोचा और अनुमान लगाया कि यदि वह सामान्य वेतन पर भी इतनी बड़ी सेना को रखता है तब भी उसका सारा धन केवल 5 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। अतः फिर उसने उसके लिए क्या किया, तो उसने सैनिकों के वेतन को कम करने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए उसने उनकी आवश्यक वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए और इसे ही बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा गया। इसका वर्णन हमें बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में पढ़ने को मिलता है। और जो इसकी ये बाजार नियंत्रण प्रणाली है, इसमें कुल मिलाकर 4 बाजार उसने स्थापित किए थे। पहला था गल्ला मंडी यानी अनाज मंडी, सेकंड था सराय दल, यह वस्त्र बाजार था और कुछ छोटे मोटे सामानों का भी यह बाजार था। थर्ड था घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार और फोर्थ था सामान्य बाजार। इस प्रकार से इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था में ये चारों बाजार आते हैं और अब आगे हम इन्हीं बाजारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इन बाजारों के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको और उससे अलाउद्दीन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स बता दूं कि जब तक अलाउद्दीन जीवित रहा था तब तक इसके मूल्य में, जो इसके बाजार के मूल्य थे जो इसने स्थापित किए थे, इन मूल्यों में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई थी, चाहे उसके टाइम में वर्षा हुई थी चाहे नहीं हुई थी। और जो इसकी गल्ला मंडी है उसके भाव की जो स्थिरता थी उस युग की एक अद्भुत घटना थी। और इन बाजारों को सही प्रकार से चलाने के लिए उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति उस समय की थी और मंडी नियंत्रण के लिए उसने शहनाई मंडी अधिकारी की नियुक्ति की थी। कुछ वरीदों मतलब गुप्तचर अधिकारी की नियुक्ति की थी और जो ये क्या करते थे, उसे पल पल की खबर लाकर देते थे। जब कभी बाजार नियंत्रण व्यवस्था में बाजार के भाव में कम ज़्यादा का पता चलता था तो जो बेईमान दुकानदार होते थे उनको सजा दी जाती थी। कुछ को उनकी बेईमानी के हिसाब से उनकी सजा के अकॉर्डिंग 10 बैंतें या 20 बैंतें मारी जाती थी और कभी कभी तो ये सजा इतनी कठिन हो जाती थी कि अगर कोई दुकानदार ज़्यादा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहा है तो उसके शरीर के बेईमानी के हिसाब से उसके शरीर का अंग काट लिया जाता था उसी के भार के अकॉर्डिंग। तो इस कारण से क्या हुआ था, लोग ईमानदारी से काम करने लगे थे क्योंकि उनके अंदर डर बैठ गया था, क्योंकि वे जानते थे कि सुल्तान को उनके गुप्तचरों द्वारा उसे प्रत्येक जो पल पल की खबर क्या है सुल्तान को प्राप्त होती रहती थी। और जो उस टाइम इसका जो सजा देने का तरीका था, इस कारण भी इन बाजारों में बाजार की व्यवस्था में एक सुधार आया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में कोई भी अकाल नहीं पड़ा था, तो ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले बाजार के बारे में, गल्ला बाजार या गल्ला मंडी। इस बाजार में विभिन्न प्रकार के अनाज राज्य द्वारा तय किए गए मूल्य पर बेचे जाते थे। इस बाजार का प्रमुख यानी अधिकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शहनाई मंडी होता था। और ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गल्ला बाजार के अधिकारी को क्या कहकर बुलाते थे। इस बाजार में वे व्यापारी ही अनाज बेच सकते थे जो शहनाई मंडी के दफ्तर में नामांकित यानी रजिस्टर्ड होते थे। इस बाजार में अनाज की पूर्ति सुलभ करने के लिए अलाउद्दीन ने नगद की बजाय क्या किया था, भू राजस्व में अनाज के रूप में कर वसूल करता था और बंजारों को भी गांव से इन मंडियों तक अनाज लाने के लिए स्वीकृति दे रखी थी। खिलजी के समय शहनाई मंडी के पद पर कौन था, मलिक काबुल। सेकंड है हमारा सराय अदल। यह एक कपड़ा बाजार था और इस बाजार में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के अलावा शक्कर, जड़ी बूटियां, सूखे फल, मेवे, घी, दीपक जलाने का तेल और कुछ आदि सामानों का पृथक बाजार भी था। इसका प्रमुख
जो इसका अधिकारी था इस बाजार का, वो क्या कहलाता था? राय परवाना। इस बाजार में कुछ विशेष वस्त्रों को बेचा जाता था। ये वस्त्रों के नाम जैसे थे कि तस्वी, तबरेज, सुनहरी जरी, रेशमी कपड़ा, हरीरी। तो इस टाइप से उस टाइम के ये कुछ वस्त्रों के नाम थे। और व्यापार के लिए व्यापारियों को अपना पंजीकरण वाणिज्य मंत्रालय यानी दीवानी रियासत के पास कराना होता था, और बिना पंजीकरण करवाए किसी भी व्यापारी को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बाजार के और वह था घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार। इस बाजार में अलग अलग किस्म के घोड़े, पशुओं तथा गुलामों की दर तय की गई थी तथा बिचौलियों को बाजार से हटाने का प्रयास भी किया गया था, क्योंकि इन बिचौलियों के कारण वस्तुओं के जो मूल्य थे उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता था। इस करके उन बिचौलियों को हटाने का पूरा कोशिश की गई और हर काम के हिसाब से उनके मूल्य निर्धारित थे। जैसे कि घर में कामकाज करने वाले दास का मूल्य 5 टके से 12 टके निश्चित किया गया था। अपने कार्य में दक्ष युवा दास की कीमत उस टाइम 10 से 15 टके होती थी। और पशुओं में जैसे कि उत्तम नस्ल के जो भारवाहक पशु होते थे, मवेशी होते थे, उनका मूल्य उस समय 30 से 40 टके रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा सामान्य बाजार। बड़े बाजारों के अतिरिक्त यह बाजार था, इसमें छोटी छोटी वस्तु के दाम निश्चित किए गए थे। इनमें जैसे वस्तुएं थी जैसे मिठाई, सब्जी, टोपियां, मोजे, चप्पल, कंघी, मिट्टी के बर्तन, रंग, पान, सुपारी और इसी तरीके की छोटी मोटी चीज़ें आती थीं। इन सब की मूल्य सूची क्या होती थी? वाणिज्य मंत्रालय को दी जाती थी। और उस समय वाणिज्य मंत्रालय के पद पर अलाउद्दीन खिलजी ने याकूब नाजिर को चुना था। और ये याकूब नाजिर क्या था? एक बुद्धिमानी और अनुभवी व्यक्ति था और इसे सिंहासन के निकट होने का श्रेय भी प्राप्त था। और इसकी तारीख में बर्नी कहता है कि याकूब जनता की भावनाओं और व्यापार की जटिलता से भलीभांति परिचित था। यह ईमानदार और विश्वसनीय होने के साथ साथ कठोर हृदय था, निष्ठुर था और निर्दयी भी था। याकूब बाजार व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए याकूब ने बेईमान दुकानदारों को ठोकरों, कोड़ों, जंजीरों और उन्हें बहुत कड़ी सजाएं दिया करता था। यदि कोई दुकानदार पूरी तोल भर सामान नहीं देता था तो वह क्या करता? वह तोल के दुगने भार के बराबर उसका मांस उस दुकानदार के शरीर से काट देने का आदेश दे देता था। इन निरंतर दंडों के फलस्वरूप क्या हो गया था? बाजार व्यवस्थित हो गया था। तो स्टूडेंट्स ये तो थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की बातें। और लेकिन जब तक अलाउद्दीन खिलजी, दुख की बात यह है कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा था उसकी यह बाजार व्यवस्था बड़े अच्छे से चली और काफ़ी लंबे समय तक कायम रही। लेकिन यह तभी तक कायम रही जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित था। उसके मरने पश्चात बाजार व्यवस्था फिर से बदल गई थी। तो आई होप आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसके कुछ जो इसने अपने समय में निर्माण कार्य करवाए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में अलाई दरवाज़ा, जो कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, वहाँ पे बनवाया। सीरी फोर्ट नाम सुना होगा आपने, हौज खास और जमात खाना, ये उसके काल में उसके द्वारा करवाई गई कुछ निर्माण कार्य थे जो कि इतिहास में गिने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी की लाइफ से रिलेटेड, उसके शासन और से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके सामने ब्रीफली रखे हैं, ताकि आपको कहीं और से बुक उठा के ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अपनी मेडिवल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।